देखिए, किसी भी चुनाव को सिर्फ जीत हार के चश्मे से देखना, ये तो बस ऊपर ऊपर की बात हुई। असली कहानी तो उस जमीन और वहां के लोगों के बीच जो रिश्ता है ना, उसको समझने में है। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। तो चलिए, आज हम विधानसभा क्षेत्र 315 फरेंदा के जनादेश की गहराई में उतरते हैं, आंकड़ों और जमीनी सच्चाई दोनों के जरिए। तो सबसे पहले ये फरिंदा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में महाराजगंज जिले का एक हिस्सा है। ये वो धरती है जहां खेत तो उपजाऊ हैं, लेकिन यहाँ की सियासत और लोगों की यादें वो बहुत गहरी और पेचीदा हैं। सही मायनों में यहाँ की राजनीति को समझने के लिए पहले यहाँ की मिट्टी को समझना होगा। तो इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम फरिंदा की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ का सामाजिक और आर्थिक तानाबाना कैसा है, यहाँ के लोग असल में जी कैसे रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। अगर हम फरेंदा की एक तस्वीर बनाएं, तो यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था खेती पर ही टिकी है। इसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी सीधे सीधे मौसम के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। रोजगार के लिए एक बड़ी आबादी को बाहर जाना पड़ता है, पलायन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। और सामाजिक तौर पर देखें तो यहाँ पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है, पर साथ ही अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम समुदाय की भी एक अहम भूमिका है। आप कह सकते हैं कि यहाँ जाति सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाला एक व्याकरण है। देखिए, जब हम वोटरों की शिकायतों की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होती, ये हर घर के अंदर चल रहे संघर्ष की एक तस्वीर होती है। उन चिंताओं का आईना है जिनके साथ एक परिवार हर सुबह उठता है। और आंकड़े इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। फरेंदा में लोगों की 3 सबसे बड़ी चिंताएं हैं। सबसे ऊपर महंगाई, उसके ठीक बाद बेरोजगारी और फिर खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं। और ये तीनों आपस में बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, जब महंगाई आसमान छू रही हो और हाथ में नौकरी ना हो, तो एक किसान परिवार का गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़े असल में आर्थिक सुरक्षा की पुकार हैं। जमीन की हकीकत को समझने के बाद चलिए अब 2022 के चुनावी नतीजों के सख्त आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नतीजा अपने आप में एक राजनीतिक पहेली है। ये सीट सचमुच तलवार की धार पर थी। साल 2022 में यहां 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि यहां के वोटर चुप नहीं हैं, वो अपने हक का इस्तेमाल करके अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। यहां की जनता सियासत में पूरी तरह शामिल है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 40% वोट मिले, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लुढ़क कर सिर्फ 7.78% पर आ गया। ये बहुत बहुत बड़ा फासला है। सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। जीत का अंतर सिर्फ 820 वोट, बस 820 लोग। सोचिए, ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि सीट कितनी नाजुक स्थिति में है, कि चुनाव का नतीजा मुट्ठी भर लोगों के फैसले पर टिका हुआ था। एक छोटी सी बस्ती का वोट भी पूरा खेल पलट सकता था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद कोई भी पार्टी वापसी कैसे कर सकती है? अब हम इस राजनीतिक बदलाव की चीरफाड़ करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीत तक पहुंचने के लिए जो ये खाई बन गई है, उसे पाटा कैसे जा सकता है। स्रोत के मुताबिक वापसी का रास्ता 4 मुख्य रणनीतियों से होकर जाता है। पहला, ओबीसी समुदायों को फिर से अपने साथ जोड़ना। दूसरा, नौकरी और महंगाई जैसे असली जमीनी मुद्दों से सीधा नाता बनाना। तीसरा, जो भी राजनीतिक गठबंधन है उनकी ताकत का सही इस्तेमाल करना। और चौथा, एक मजबूत और सटीक डिजिटल अभियान चलाना। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक ठोस प्लान के हिस्से हैं। इस चुनौती का साइज समझना भी बहुत जरूरी है। यहां बात हो रही है 30 से 35% के वोट स्विंग की। अगर इसे वोटों में बदलें तो इसका मतलब है लगभग 60 से 70 हजार लोगों को अपनी तरफ मोड़ना। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है। अब इस पूरे कोशिश के बीच एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, हमारा जो पब्लिक लाइफ है ना, उसकी नींव हर एक इंसान की डिग्निटी, उसके सम्मान पर टिकी है। इसका मतलब है कि हमारे शब्दों में, हमारी बातों में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है और उनका इस्तेमाल हमेशा सम्मान के साथ ही किया जाना चाहिए। 2022 का जो नतीजा था वो कोई एक रात में नहीं हुआ, वो एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए जरा इस जमीन की यादों में पीछे चलते हैं।
और पिछले 7 चुनावों का इतिहास खंगालते हैं ताकि समझ सकें कि कहानी यहां तक पहुंची कैसे। ये आंकड़े हमारे सामने एक साफ कहानी रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगातार ऊपर नीचे होता रहा है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 2017 के बाद से लगातार मजबूत हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग का प्रतिशत लगभग एक जैसा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बदलाव वोटरों के घर बैठने से नहीं, बल्कि उनके सक्रिय होकर अपनी पसंद बदलने से आया है। तो फिर इसकी जड़ क्या है? देखिए, ये एक सिस्टम की समस्या है। जब किसी भी पार्टी का जमीनी संगठन कमजोर पड़ने लगता है तो एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। वोटर पार्टी से खुद को कटा हुआ महसूस करने लगते हैं और इस खालीपन को फिर विरोधी नैरेटिव यानी दूसरी कहानियां भर देती हैं। ये जो इतना बड़ा वोट स्विंग है, ये पार्टी के कोर बेस के खिसकने और एक कमजोर संगठन का सीधा संकेत है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जांच पड़ताल की। अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि ये शासन का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट है जो इस स्रोत के एक्शन प्लान पर आधारित है। किसी भी अच्छी रणनीति की शुरुआत होती है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को ईमानदारी से पहचानने से। पार्टी की अंदरूनी ताकत क्या है? उसका स्थापित ओबीसी नेटवर्क और गांव में उसकी पहचान। लेकिन कमजोरियां भी बिल्कुल साफ हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत लीडरशिप की कमी और बूथ मैनेजमेंट का बेहद खराब होना। अब बाहर के माहौल को देखते हैं। यहां मौके भी हैं और खतरे भी। आर्थिक मुद्दों पर जो सत्ता विरोधी लहर है, वो एक बहुत बड़ा मौका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जमीन पर जमा हुआ कैडर, जातीय ध्रुवीकरण का खतरा और डिजिटल दुनिया में उसका आगे होना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए ये स्रोत एक चतुर्मुख सिद्धांत का प्रस्ताव रखता है। ये एक होलिस्टिक यानी 4 तरफा रणनीति है। पहला, चुनावी मोर्चा, सही उम्मीदवार और मजबूत बूथ। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, पार्टी की मशीनरी को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, लोगों को एक बेहतर कहानी बताना। और चौथा, संसाधन मोर्चा, अभियान को चलाने के लिए जरूरी ताकत जुटाना। अब इसे जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। पहले 60 दिन पूरी तरह से तैयारी और रफ्तार पकड़ने के लिए हैं। इसमें उम्मीदवार को फाइनल करना, सर्वे करना, लोगों की बात सुनने के लिए सुनवाई यात्राएं निकालना, घर घर जाकर मिलना और सोशल मीडिया पर अभियान तेज करना, ये सब शामिल है। फिर आखिरी के 30 दिनों में अभियान को हाई गियर में डाला जाता है। जनसंपर्क यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं। और फिर आखिरी के 14 दिनों में रोजाना घर घर दस्तक देना, पोलिंग बूथों को मजबूत करना और आखिरी वोट पड़ने तक पूरी ताकत झोंक लेना। ये एक बहुत ही इंटेंस और अनुशासित प्लान है। लेकिन इतने सारे काम के बीच एक सवाल उठता है, लोगों की जो जानकारी हम तक आती है उसका सम्मान कैसे किया जाए? देखिए, भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो साफ कहता है कि लोगों से अनुमति लेना यानी कंसेंट और उनकी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी काम के लिए करना, ये बुनियादी उसूल हैं। और ये बात पॉलिटिकल कैंपेन पर भी उतनी ही लागू होती है। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में सफलता कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर टिकी होती है। उम्मीदवार की जड़ें अपने क्षेत्र में होनी चाहिए। लीडरशिप को उसकी ईमानदारी को परखना चाहिए। वादे ऐसे हों जिन पर लोग भरोसा कर सकें, जो जमीनी हों। और डिजिटल अभियान का काम जमीन पर हो रहे काम को ताकत देना होना चाहिए, उससे अलग थलग चलना नहीं। असलियत और विश्वास, यही सबसे बड़ी करेंसी है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ एक शांत चेतावनी भी है। कोई भी प्लान कागज पर कितना भी अच्छा हो, वो उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी तरह से उसे जमीन पर उतारा जाए। एक ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक नक्शा होता है, सफर तो लोगों को ही तय करना पड़ता है। असली सफलता पार्टी के संगठन को ठीक करने और वोटरों के रोजमर्रा के जिंदगी से सच में जुड़ने पर ही मिलेगी। ये काम कागज पर नहीं, लोगों के बीच जाकर जमीन पर ही हो सकता है। और अंत में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा विजन। शासन हर 5 साल में होने वाला एक सौदा नहीं होना चाहिए। ये लोगों और सरकार के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद होना चाहिए। लोक सेवा का असली मकसद लोगों की गरिमा और उनकी तरक्की को सुनिश्चित करना है। असली जीत यही है। यदि कोई जन केंद्रित नेता बनना चाहता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।